जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। विवाह के बारे में हम आपको बहुत ही गहनतम जानकारी आज देने वाले हैं। विवाह के लिए बृहस्पतिवार का, विशेष तौर से स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए गुरुवार व्रत का क्या महत्व होता है। गुरुवार का व्रत उपवास करने से विवाह जल्दी क्यों हो जाता है। विवाह क्या सोचकर किया जाता है। विवाह मानव जीवन का एक पड़ाव है जिसके बाद इंसान अपनी पूर्व की जीवन शैली को छोड़कर एक नए जीवन के सफर पर चलता है। हर स्त्री पुरुष विवाह के समय अपना जीवन एक अनजान व्यक्ति के साथ सिर्फ यह सोचकर जोड़ लेता है कि मेरा हमसफर जीवन में सदैव मेरा साथ निभाएगा, मेरे हर सुख दुख को अपना सुख दुख समझेगा और जिंदगी में आने वाली सभी कठिनाइयों का मिलकर मुकाबला करेगा। विवाह को हमारे सनातन धर्म में पड़ाव शब्द कहा गया है, और पड़ाव इसलिए कहा गया है क्योंकि विवाह से पूर्व व्यक्ति अपने लिए सोचता है, स्वयं के लिए जीता है, किंतु विवाह के पश्चात वह अपने परिवार के लिए, वह अपनी आने वाली संतानों के लिए जीता है, इसलिए उसे पड़ाव शब्द बोला गया। पर आज विवाह का मतलब बदल गया। रोज हम हमारे समाज में कई मामलों में देखते हैं कि व्यक्ति गृहस्थ वैवाहिक जीवन के फलस्वरूप आत्महत्या और हत्या जैसा अपराध कर रहा है, सिर्फ विवाह की वजह से। तो विवाह क्या सोचकर किया जाता है, पहले यह निर्धारण करना जरूरी होता है। तलाक, अलगाव, दूसरा विवाह, ये सब क्यों होते हैं, झगड़ा क्यों होता है। तलाक आए दिन हम देखते रहते हैं, तलाक होते रहते हैं, एक दूसरे से बिछुआ भी होता रहता है, दो दो विवाह, तीन तीन विवाह हो जाते हैं, पति पत्नी में अच्छे से मारपीट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तमाम ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है हमारी आधुनिक जीवन शैली, जो समाज को पदभ्रष्ट कर रही है। टीवी, संस्कृति, ऐसे धारावाहिक जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनकी तरफ से इंसान खींचता चला जा रहा है और आधे से ज्यादा समय वही टीवी देखने में गुजारता। यानी सबसे बड़ा इल्जाम यदि मैं लगाऊं कि हमारे परिवार को तोड़ने में टीवी का बहुत बड़ा रोल है, और जिसके यहाँ टीवी नहीं चलता है उसके यहाँ परिवार में झगड़ा नहीं होगा। और टीवी के जो सीरियल आ रहे हैं उसकी वजह से पूरा प्रभाव हमारे समाज, संस्कृति, बच्चों आदि पर पड़ रहा है। धारावाहिकों की उल्टी सीधी कहानियों का कोई तत्व नहीं होता है, पर व्यक्ति अपनी रियल जिंदगी को इसमें उतार लेता है। हमारे देश में 80% शादियां सिर्फ गुण मिलान के आधार पर कर दी जाती है, जो किसी भी गली मोहल्ले में किसी मंदिर में बैठे पुजारी से मिलवा लिए जाते हैं, क्योंकि प्रायः सभी मंदिरों में पुजारी के पास पंचांग होता है और सभी पंचांगों में गुण मिलान की सारणी होती है।
मात्र वो सारणी देखकर, जो कि एक आम आदमी भी देख सकता है, पुजारी जी कह देते हैं कि लड़के लड़की के 28 गुण मिल रहे हैं, कोई दोष नहीं है, आप विवाह कर सकते हैं। और मात्र इतने से गुण मिलान मानकर किसी के भाग्य का निर्णय हो जाता है और विवाह भी हो जाता है। क्या पुजारी पंडा मिलान सही करते हैं? बाद में परिणाम चाहे जो भी हो, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मैं गुण मिलान को आवश्यक नहीं मानता। यह गुण मिलान का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि मेरा यह कहना है कि एक सफल विवाह के लिए गुण मिलान भी अत्यंत आवश्यक है, किंतु इसके साथ साथ यह भी कहना है कि सिर्फ गुण मिलान ही काफी नहीं है, बल्कि पूर्ण कुंडली मिलान उससे भी ज्यादा आवश्यक है। मतलब विवाह जब भी करो तो कुंडली का मिलान तो करो, परंतु पूरी कुंडली का मिलान करना भी आवश्यक है। पूरी कुंडली का भी जांच करना चाहिए। और गुण मिलान का आधार क्या होता है? यहां सभी को मैं कहना चाहूंगा कि प्रायः एक दिन या 24 घंटों में एक ही नक्षत्र होता है और मात्र 1 या 2 ही घंटों में ही 24 घंटे में दूसरा नक्षत्र होता है। और गुण मिलान सिर्फ किस नक्षत्र के किस चरण में जातक का जन्म हुआ है उसके आधार पर गुण मिलान होता है। किंतु उन 24 घंटों में 12 लग्नों की 12 कुंडलियां बनती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उन 24 घंटे में जन्मे सभी जातकों की जन्म नक्षत्र और जन्म राशि तो समान होगी, किंतु सभी की कुंडली अलग अलग होगी। किसी के लिए गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल कारक ग्रह होंगे, तो किसी के लिए शुक्र, शनि, बुध कारक ग्रह, या किसी कोई मांगलिक होगा, कोई अमांगलिक होगा। किसी कुंडली में राजयोग होंगे तो किसी की कुंडली में दरिद्रता के योग भी हो सकते हैं। कोई अल्पायु भी हो सकता है तो कोई मध्यम आयु भी हो सकता है, कोई दीर्घायु भी हो सकता है। तो किसी की कुंडली में उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो किसी की कुंडली में बहुत खराब भी हो सकता है। किसी के 2 विवाह हो सकते हैं, किसी के 3 विवाह हो सकते हैं, तो कोई अविवाहित भी रह सकता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि उन 24 घंटों में जन्मे सभी जितने भी बच्चे जन्म लिए, उन जन्म नक्षत्र तो एक ही होगा, परंतु सभी की कुंडली और उनका भाग्य अलग अलग होगा। यहां मैं पुनः ये बताना चाहता हूं कि गुण मिलान सिर्फ जन्म नक्षत्र के आधार पर होता है। ऐसे में यदि किन्हीं 2 लड़के लड़की के गुण मिलाएंगे और उनके गुण भी मिल गए, किंतु उनकी कुंडलियों में दोष है, तो विवाह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कुंडली का मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने सैकड़ों कुंडलियां देखी है, जिनके गुण तो 28-30 तक गुण मिले, परंतु उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहा। उनके तलाक हो गया, उनके मुकदमे चल रहे हैं, 2-2 शादियां हो गई हैं, उनका जीवन ही खत्म हो गया। और सैकड़ों ऐसी कुंडलियां देखी गई है जिनके 8-8, 10-10 गुण मिले, फिर भी उनका पारिवारिक जीवन सुखद और उन्नतिपूर्ण रहा। इसका एकमात्र कारण यह रहा कि लड़की और लड़के दोनों में अहम की भावना ज्यादा होती है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, लड़की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है, इंजीनियर होती है, डॉक्टर होती है, तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो जब कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष अपने पैरों पे खड़े हो जाता है तो वो किसी के बंधन में नहीं रहता है। और आजकल हम जो कलयुग देख रहे हैं, इस कलयुग में 30 साल, 35 साल, 28 साल होने के बाद में किसी लड़की का विवाह होता है, तो उस समय तक तो वो मटका पूरा पक चुका होता है।
और जब मटका पक चुका होता है तो उस समय पे वो किसी दूसरे के साथ में दूसरे के नेचर के अनुसार एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। और जब एडजस्टमेंट नहीं होगा दोनों का, पति पत्नी का, क्योंकि दोनों ने मैच्योर्ड होने पर शादी की है, तो विवाह टूटना ही टूटना है। फिर वह स्त्री और वह पुरुष दोनों किसी दूसरे का सहारा ढूंढते हैं और वो फिर दूसरी शादी करते हैं। इस तरीके से जिंदगी कट जाती है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में कच्ची उम्र में ही शादी ब्याह कर दी जाती थी। 17-18 साल की उम्र होते होते बच्चे पैदा हो जाते थे, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों कच्ची उम्र के होते थे। और कच्ची उम्र में विवाह होने से उनको एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को एडजस्टमेंट करने में और बड़े बुजुर्गों के अनुसार चलने में, जो लड़की दूसरे के घर से आती है वह इस घर के रहन सहन और परंपरा परिपाटी रीति रिवाज को कच्ची उम्र में ग्रहण कर लेती है और फिर उसके हिसाब से अपने परिवार को चलाती है। तो ऐसी लड़कियां जो कम उम्र में शादी हो जाती है, कम पढ़ी लिखी होती है, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है, वो लंबे समय तक उस परिवार में रहती है। वो तलाक की बात नहीं करती है, वो सिर्फ पति के सुख की बात करती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करना हो तो समझदार कच्ची उम्र की लड़की से विवाह करें और उसको अपने अनुसार ढालें, तो वो अपने माता पिता की भी सेवा करेगी, सास ससुर की भी सेवा करेगी और पति की सेवा भी अच्छे से करेगी। गुण मिलान कितना उचित। मैं यहां पुनः कहना चाहूंगा कि गुण मिलान के खिलाफ नहीं हूं, गुण मिलान भी आवश्यक है, किंतु मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि गुण मिलान पर ही पूर्ण भरोसा मत करो। किसी योग्य ज्योतिषी से बालक बालिका की कुंडलियां मिलवा कर ही उनके विवाह का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गुण मिलान से ज्यादा आवश्यक है कुंडलियों का मिलाना और कुंडलियों में उनके वैवाहिक जीवन की स्थिति को देखना। इसके लिए सप्तम भाव को देखना चाहिए। अब क्यों किया जाता है कुंडली का मिलान? विवाह स्त्री व पुरुष की जीवन यात्रा की शुरुआत मानी गई है। पुरुष का बायां व स्त्री का दाहिना भाग मिलकर एक दूसरे की शक्ति को पूरक बनाने की क्रिया को विवाह कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा, बहुत तकनीकी चीज है ये, कि पुरुष का बायां व स्त्री का दाहिना भाग मिलकर एक दूसरे की शक्ति को पूरक बनाने की क्रिया को विवाह कहा जाता है। भगवान शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर की संज्ञा देना इसी बात का प्रमाण है। आपने अर्धनारीश्वर का चित्र देखा होगा, उसमें पुरुष का बायां भाग और स्त्री का दाहिना भाग मिलकर के अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो ज्योतिष में 4 पुरुषार्थ में काम नाम का पुरुषार्थ विवाह के बाद ही पूर्ण होता है। जो मनुष्य विवाह नहीं करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहेंगे। इसमें जो काम नाम का पुरुषार्थ है वह विवाह के बाद ही पूर्ण होता है। बिना विवाह किए काम नाम का पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो सकता, और यदि कोई करता है तो वो पाप कर्म करता है। क्या विवाह के लिए कुंडली मिलान जरूरी है? और कुंडली में यदि दोष है तो कैसे दूर होंगे कुंडली के दोष? भारतीय हिंदू परिवारों ने यह माना जाता है कि लड़के लड़की के विवाह से पूर्व किसी ज्योतिषी से कुंडली जरूर मिलवा लेनी चाहिए। ज्यादातर भारतीय हिंदू परिवार ज्योतिषी के पास अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए कुंडली मिलवाने या जन्म पत्रिका मिलान के लिए इसलिए जाते हैं ताकि विवाहित होने वाला जोड़ा किसी प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार न हो और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से काट सके। लोग ये विश्वास रखते हैं कि विवाह के बाद एक दूसरे के भाग्य एवं दुर्भाग्य का असर अपने साथी पर पड़ता है, तो क्यों नहीं पहले ही ये जान लिया जाए कि क्या उनका भाग्य आपस में अच्छा तालमेल रखता है या नहीं। इसलिए ज्योतिष अनुरूप कुंडली मिलान करके गुण दोष का विवाह पूर्व पता लगाया जाता है। गुण मिलाना एक अद्भुत कार्य है।
हर किसी एरे गेरे नत्थु गेरे से कुंडली मिलान मत कराओ, और गुण मिलान भी नहीं कराना चाहिए। गुण मिलान करने के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। कुंडली मिलान और गुण मिलान एक अद्भुत और कठिन कार्य है, जिसमें कई ज्योतिष संयोग और नियमों को परखा जाता है। आप 100-200 रुपए के अंदर गुण मिलान करने का बोलोगे तो पंडित जी लोग कम मेहनत करके 5-10 मिनट के अंदर गुण मिलान करके आपको बता देंगे रिजल्ट कि भैया विवाह कर लो या ना करो। यदि आप वही 2000 रुपए दोगे तो वो मेहनत करेगा 8 घंटे उसके अंदर और आपको रिजल्ट निकाल के देगा कि विवाह करना या नहीं करना है। यानी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हो या अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए खराब डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ, उसको उचित रिम्यूनरेशन दो, उचित दक्षिणा दो और लड़के लड़की की कुंडली का मिलान करवाओ। आपको गुण मिलान नहीं करना है, कुंडली का मिलान करना है। गुण मिलान की प्रक्रिया 2 तरह से की जा सकती है। कुछ लोग प्रचलित नाम के उपयोग से कर लेते हैं और कुछ लोग जो है जन्म पत्री के द्वारा जो जन्म तारीख के आधार पर बनाई जाती है उसके आधार पर मिलान करते हैं। तो जन्म पत्री में जन्म राशि का उपयोग करके गुण मिलान किया जाता है। अगर किसी की जन्म तारीख पता न हो तो फिर उसके नाम के पहले अक्षर से गुण मिलान करते, ऐसा हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। ज्यादातर ज्योतिषी अष्टकुल चक्र या अवकहड़ा चक्र का उपयोग करके लड़के लड़की के गुण दोष मिलान करते हैं। तो कुंडली मिलान के माध्यम से वर वधू की कुंडलियों का आकलन किया जाता है ताकि वह जीवन भर एक दूसरे के पूरक बने रहें। लेकिन वर्तमान समय में केवल यह देखा जाता है कि यह मेरे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। मतलब यह देखते कि लड़की हमारे कुल में आएगी तो धन लेकर के आएगी या नहीं आएगी। आजकल हर व्यक्ति सर्विस वाली लड़की देखता है और लड़की भी देखती मैं सर्विस कर रही हूं तो मेरा पति भी सर्विस करने वाला हो। तो दोनों एक दूसरे का स्वार्थ देखते हैं पैसे से। तो दुनिया भर के प्रश्न व्यक्ति एक ज्योतिषी के समक्ष रख देते हैं, जबकि कुंडली मिलान में वर वधू का आपसी सामंजस्य, विवाह का मांगलिक सुख तथा आने वाले दशाक्रम देखा जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि इन सब बातों का आम व्यक्ति की तरह ज्योतिषी भी शायद भूल गए हैं। कुंडलिनी मिलान को अधिकतर व्यक्ति एक सरसरी निगाह से देखते हैं। उनकी नजर में जितने गुण मिलते हैं उतने अच्छा होता है, जबकि यह पैमाना बिल्कुल गलत है। कई बार 36 में से 36 गुण मिलने पर भी वैवाहिक सुख का अभाव रहता है, क्योंकि गुण मिलान हो तो गया लेकिन कुंडली का आकलन नहीं हुआ है। तो कुंडली मिलान करते समय गुणों के अतिरिक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं। तो कुंडली मिलान के समय ध्यान देने योग्य बातें। विवाह का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में पदार्पण के साथ ही वंश वृद्धि और उत्तम दाम्पत्य सुख प्राप्त करना होता है। विवाह का उद्देश्य क्या बताया गया हमारे संस्कार, हमारे पुराणों में कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, वंश वृद्धि अवश्य करना है और उत्तम दाम्पत्य सुख यानी पति को पत्नी का सुख और पत्नी को पति का सुख प्राप्त हो, प्रेम हो दोनों में, सामंजस्य से परिपूर्ण परिवार हो और संसार में उनको यहीं पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। यह ऐसा हमारे यहाँ पे सोचा जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति की संभावनाओं के ज्ञान के लिए मनुष्य की जन्म कुंडली महत्वपूर्ण कारक होती है। तो कौन कौन से कारक होते हैं? सप्तम भाव एवं सप्तमेश ये देखना चाहिए, द्वादश भाव और द्वादशेद देखना चाहिए,
द्वितीय भाव और द्वितीयेश देखना चाहिए, पंचम भाव और पंचमेश देखना चाहिए, अष्टम भाव और अष्टमेश के अतिरिक्त दाम्पत्य का नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए गुरु का विशेष तौर से देखना चाहिए। यानी कुंडलिनी मिलान करते समय विवाह के पहले सप्तम भाव को देखें, सप्तम भाव के मालिक को देख लें, 12वें भाव को देखें और 12वें भाव के मालिक को देखना चाहिए, द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के मालिक को देखना चाहिए, पंचम भाव और पंचम भाव के मालिक को देखना चाहिए, अष्टम भाव और अष्टम भाव के मालिक को देखना चाहिए, और पुरुष के मामले में शुक्र क्या बोलता है और स्त्री के मामले में गुरु क्या बोलता है। यदि किसी पुरुष का शुक्र खराब है तो उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करने में तकलीफ जाएगी। और यदि किसी स्त्री का गुरु खराब है, पिछले जन्म की यदि कोई स्त्री गुरु से शापित है, तो उसका वैवाहिक जीवन कष्टमय गुजरता है। इसलिए इन सब चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं कि हम कुंडली खुद पढ़ना सीख जाएं, थोड़ा बहुत हम ज्योतिषी ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे आश्रम में आकर के रह सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट, ग्राम बुदनी, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। हमारे यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित पूरा ज्ञान बताया जाता है, ज्योतिष रहस्य के बारे में पूरा बताया जाता है, कुंडली कैसे बनाएं, कुंडली कैसे चेक करना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, यह भी हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को ज्योतिष को अपना व्यवसाय बनाना हो, भाग्य कैसे बोला जाए, वाणी की सिद्धि कैसे ली जाए, इस संबंध में भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट के यहां पर संपूर्ण ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के साथ साथ भविष्य फलित कथन को भी बताया जाता है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता हो, शौकिया तौर पर भी या एक व्यवसाय के तौर पर भी, तो आपको ज्योतिष अवश्य सिखाया जाता है। और रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था आश्रम में ही उपलब्ध है। रेसिडेंशियल कोर्स है। जब चाहे तब देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप सीखने के लिए आ सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, और ज्योतिष के बारे में संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष आपका स्वयं का, अपने परिवार का, अपने मित्र का, अपने परिवार के किसी भी सदस्य का, आप स्वयं ज्योतिष से निर्णय ले सकते हैं कि किसको ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, किसको मांगलिक योग है या नहीं है, किसके एक से अधिक विवाह होने की संभावना है। तो उन सब चीजों का तोड़ होता है, उन सब चीजों का परिहार होता है, उन सब चीजों की प्रायश्चित पूजा होती है। तो कौन से दोष में कौन सी प्रायश्चित पूजा करना चाहिए, वे भी हमारे यहाँ पर बताया जाता है। और यदि आप चाहें कि पूजा करना भी सीखना है, तो हम आपको पूजा करना भी सिखा सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट ये नहीं कहता है कि हम केवल कुछ स्पेसिफिक समाज के व्यक्ति को ही सिखाएंगे। हम सभी जो सनातन धर्म का पालन करता है, उन सब सनातन धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को हम ये ज्योतिष का कार्य सिखाते हैं। कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई जाति की सीमा नहीं है, केवल पढ़ा लिखा मनुष्य होना चाहिए। अब हम आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख प्राप्ति को बताता है। कुंडली का सप्तम भाव साझेदारी का भी होता है। तो विवाह में साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः
सप्तम भाव पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति को सप्तमेश कहा जाता है। सप्तम भाव की तरह ही सप्तमेश पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और नहीं सप्तमेश किसी अशुभ भाव में स्थित होना चाहिए। अब आते हम 12वां भाव। सप्तम भाव के अनुसार ही द्वादश भाव भी दाम्पत्य सुख के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 12 भाव को शय्या सुख अर्थात यौन सुख प्राप्ति का भाव माना गया है। अतः 12वें भाव और इसके अधिपति 12वेश को पर किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य सुख की हानि कर सकता है। मतलब सप्तम भाव और सप्तम भाव के मालिक, 12वां भाव और 12वें भाव के मालिक, ये हमेशा बिना किसी पाप ग्रह के साथ में होना चाहिए। और द्वितीय भाव, विवाह का अर्थ है एक नवीन परिवार की शुरुआत, तो द्वितीय भाव को धन एवं कुटुंब का भाव कहते हैं। द्वितीय भाव से पारिवारिक सुख का पता लगता है। अतः द्वितीय भाव एवं द्वितीय भाव के स्वामी पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव दंपति को पारिवारिक सुख से वंचित कर सकता है। शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तब जन्म लेने के साथ ही वह ऋणी हो जाता है। इन्हीं जन्मजात ऋणों में से एक है पितृ ऋण, जिसमें संतान उत्पत्ति के द्वारा मुक्त हुआ जाता है। पितृ ऋण का मुक्ति कब होती है? जब विवाह करके आपके यहां पे कोई लड़का उत्पन्न हो जाता है। तो पंचम भाव से संतान सुख देखा जाता है। तो पंचम भाव एवं इसके अधिपति पंचमेश पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव दंपति को संतान सुख से वंचित करता है। तो हमारे बहुत से बंधु हैं जिनके यहां पे बच्चे पैदा नहीं होते, तो जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उनको अपनी कुंडली अवश्य चेक करवा लें। पंचम भाव पे क्या चीज बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि है, और पंचम भाव का जो मालिक है उसके ऊपर किस चीज की दृष्टि है और वो कहां पर बैठा हुआ है, ये अवश्य चेक कर लें। अपन कहते कोई स्त्री बांझ हो गई है, किसी पुरुष के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उन दोनों पति पत्नी को, उन दंपत्ति को यह चाहिए कि अपनी कुंडली चेक करा लें, और बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो विशेष तौर से पंचम भाव और पंचम भाव के मालिक इन दोनों की पूजा अवश्य करवा लें ताकि बच्चे पैदा हो सके। अष्टम भाव और अष्टमेश, विवाह के उपरांत पुरुष विदुर हो जाता है, स्त्री विधवा हो जाती है, तो यह किसी आपदा का प्रतीक होता है। अतः भावी दंपति की आयु का भली भांति परीक्षण करना आवश्यक है। तो अष्टम भाव और अष्टमेश से आयु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव एवं अष्टमेश पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव दंपति की आयु को कम करता है। तो यह अवश्य चेक कर लें कि अष्टम भाव में राहु तो नहीं है, शनि तो नहीं है, और अष्टम भाव जो मालिक है उस पर भी राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव या मंगल का प्रभाव या सूर्य का प्रभाव तो नहीं है। और अब हम आते हैं कि पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख में और भी कारण होते हैं। जैसे वर की कुंडली में शुक्र और कन्या की कुंडली में गुरु होता है। ये शुक्र और गुरु किसी पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। यदि वर अथवा कन्या की कुंडली में दाम्पत्य सुख के नैसर्गिक कारक शुक्र व गुरु पाप पीड़ित हैं या अशुभ भाव में स्थित हैं तो दाम्पत्य सुख की हानि हो सकती है। तो अब आपको क्या क्या चीज देखना है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि, सूर्य तो नहीं है। फिर आप देखिए कि 12वें भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल तो नहीं है। फिर देखें द्वितीय भाव में राहु, केतु, मंगल, शनि तो नहीं है, और पंचम भाव में राहु, केतु, गुरु, शनि या मंगल तो नहीं है। अन्यथा
वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो भी मान करके चलें उस स्त्री का जीवन पारिवारिक सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। और यदि किसी पुरुष का शुक्र के साथ में राहु बैठ गया हो तो भी मान करके चलो उस पुरुष को वैवाहिक सुख से वंचित होना पड़ता है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब हम आते हैं कि वर वधू का मिलान करने से पहले कुंडली क्यों मिलाई जाती है। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद और तालमेल के लिए ग्रहों की मित्रता जिम्मेदार है। यदि एक स्त्री और पुरुष की कुंडली में ग्रह आपस में नहीं मिलते हैं तो दोनों में तालमेल नहीं होगा। एक पूरब बोलेगा तो एक पश्चिम बोलेगा और दोनों के बीच में फिर कटुता उत्पन्न होती है। इसीलिए ज्योतिष के माध्यम से एक दूसरे का मन मिलाया जाता है, प्रकृति मिलाई जाती है, स्वभाव मिलाया जाता है, व्यवहार मिलाया जाता है और रुचियों को जाना जाता है। विवाह मात्र केवल लड़के लड़कियों का बंधन नहीं है, लेकिन यह दो परिवारों, दो परंपराओं का भी गठबंधन होता है। जब दो समान या मिलती जुलती विचारधारा वाले लड़के लड़की या परिवार विवाह के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं तो दोनों ओर खुशियां और समृद्धि आती है। अब यहां पे जो हमने बात कही आपसे कि दो समान या मिलती जुलती विचारधारा वाले ही होना चाहिए, हमेशा मिलान अपने जैसे ही मनुष्यों के साथ में करना चाहिए, यानी ज्यादा ऊंच नीच धन की तरफ से और जाति की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अपने ही समाज में विवाह करना चाहिए। और अपने समाज में विवाह इसलिए करना चाहिए क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार विचारधारा भी एक जैसी होती है। और यदि विचारधारा अलग हो गई, समाज अलग हो गया, जाति अलग हो गई, धर्म भी अलग हो गया, तो फिर लड़का लड़की आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो दोनों परिवारों में परेशानियां और कलहपूर्ण स्थिति से दुखी रहते हैं। इसलिए विवाह पूर्व लड़के लड़की की कुंडली का मिलान किया जाता है ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। कुंडली का सही अध्ययन कैसे करें? भावी दंपति के सभी गुण दोष, स्वभाव, सुखमय वैवाहिक जीवन आदि की जानकारी हासिल करने का एक बिल्कुल सटीक जरिया है कुंडली। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्य बलवान होने से जीवन में मुश्किलें कम आती है, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जल्दी प्राप्त होता है। कुंडली मिलान में विचार करने योग्य तत्व जो कि सफल तथा सद्भावपूर्ण वैवाहिक जीवन की कुंजी है। तो नक्षत्र का मिलान होना चाहिए, वर्ण वश्य का मिलान, तारा का मिलान, योनि का मिलान, ग्रह मैत्री का मिलान, गण का मिलान, भकुट का मिलान और नाड़ी दोष का मिलान। भकुट दोष नहीं होना चाहिए। अगर भकुट दोष होता है तो वित्तीय समृद्धि दोनों के बीच में नहीं होती है और दोनों के बीच लेन देन की स्थिति को दर्शाता है। और नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए। यदि नाड़ी दोष है तो संतान सुख में बाधा आती है और परिवार का स्वास्थ्य यानी पति पत्नी में से किसी न किसी का स्वास्थ्य अवश्य खराब रहता है। इसलिए नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे कहा जाता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित धारणा के अनुसार नाड़ी एवं भकुट दोषों को अत्यंत हानिकारक माना जाता है तथा दोनों दोष वर वधू के वैवाहिक जीवन में अनेक तरह के कष्ट लेकर के आते हैं। इसलिए नाड़ी दोष यदि हो तो विवाह बिल्कुल मत करो, भकुट दोष हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। अब आपकी इच्छा है, हमारे इस ज्ञान को मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभाया आपको ज्ञान देकर के कि आपके यहाँ बच्चे अवश्य उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे। कुंडली मिलान करके ही अपने बच्चों का विवाह करें, या फिर यदि आपका भी विवाह होने वाला है
तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, और कुंडली मिलान किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य से मिलान करें, और उनसे अवश्य पूछ लें कि सप्तम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन 5 भावों के बारे में मुझे बताएं कि इन 5 भावों में कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि ये 5 भाव ही सफल जीवन ज्योतिष का आधार है। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और मुझे उम्मीद है कि आप ज्योतिष में रुचि अवश्य रखोगे और ज्योतिष के इन सब चीज़ों को आप अवश्य समझोगे। मैं पुनः कहूँगा, यदि आप विवाह से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप कुंडली भी चेक करवा सकते हैं, और विवाह और ज्योतिष रहस्य ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। विवाह और संस्कार संस्कृति रहस्य, विवाह और परंपरा मान्यताएं रहस्य, विवाह और हमारी प्रथाएं और रीति रिवाज रहस्य, ये किताब उपलब्ध हैं। और यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ज्योतिष रेसिडेंशियल यहीं पर रह करके ही सिखाया जाता है। 8 से 10 घंटे की डेली क्लास लगती है, और उस क्लास में आपके ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को याद भी करवाया जाता है और विश्लेषणात्मक व्याख्या करके आपको समझाया जाता है। यदि आप चाहें ज्योतिष सीखना तो सीखने के लिए आप सहर्ष 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर लें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। माँ भगवती आद्यशक्ति भवानी जगत जननी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी श्री वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।